हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। आज हम बिजनेस लॉज से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। पहले भी हमने किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया था, सेल ऑफ गुड्स किया था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट किया था, है ना। तो काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, बहुत टाइम हो गया उसको, तो आई थॉट कि चलो थोड़ा सा ये लॉ भी रिवाइज करते हैं दोबारा से, है ना। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमने पहले भी किया हुआ है, इसी से रिलेटेड हम फर्दर करेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप से रिलेटेड है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कि गुड्स जब सेल होती हैं तो कब माना जाए अकॉर्डिंग टू लॉ कि उनकी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो गई। नॉर्मल तो जब आप पैसे देते हो, नॉर्मल में आप शॉप पे गए, पैसे दिए, गुड्स ले लिए, आपके पास आ गए पोजेशन में, तो होता है कि आपके पास ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र होगी। लेकिन इन केस ऑफ जब बहुत सारी गुड्स होती हैं, कैरियर के थ्रू जाती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो इन दैट केस कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, किस किस कंडीशन में ट्रांसफ़र कब होता है ना। तो ये सारा ही कुछ इसके अंडर कवर होता है। अब ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है आपको समझना है। जब तक ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं हुआ तब तक सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सारा जो रिस्क होता है गुड्स से रिलेटेड, वो किसका होता है? सेलर का होता है या मैन्युफैक्चरर का होता है। लेकिन एक बार जब ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हो गया तो फिर वो सारा का सारा बायर का शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए डिफाइन करना ये ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप जो है ये कब हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पैसे दिए, गुड्स ली, शॉप से बाहर आ गए या गुड्स आपके पास आ गए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डायरेक्टली। लेकिन इन केस ऑफ, जब मैंने बताया आपको कि गुड्स जो हैं आपने खरीद लिए लेकिन आगे पहुंचेंगे बाद में, या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि सेलर पहुंचाएगा, या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि आप को खुद लेके जाना है, व्हाट्सएवर, है ना। वो सारी रिलेटेड कंडीशंस, है ना, वेरियस जो भी होती हैं, वो सब इस ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के टॉपिक में कवर होती हैं और इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करने हैं। देखो एमसीक्यू सेशंस तो आप अटेंड कर ही रहे हैं, बट इफ़ यू वांट कि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए, यू कैन टेक द कंप्लीट कोर्स, है ना। कंप्लीट कोर्स जो है हमारा ले सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लिंक में आप चेक कर सकते हैं। और एमसीक्यूज़ में तो आप जो है आपकी प्रैक्टिस चल ही रही है। इफ़ यू टेक द डिटेल कोर्स तो थरोली आपकी रिवीजन हो जाएगी, इसी की नहीं, है ना। और इसी एग्ज़ाम की नहीं, अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आपके आगे फ्यूचर में कोई और एग्ज़ाम भी अगर आप देते हैं तो उसमें भी वो हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन आपका आज का, द डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी गुड्स to the carrier operates as transfer of ownership to the buyer if goods are delivered to the carrier for the purpose of transmission to the buyer, seller delivers the goods to the carrier without reserving the right of disposable। दोनों A और B सही हैं, या A और B में से कोई एक भी हो तो गुड्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगी बायर को, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कब हुआ। अब इस केस में कहता है कैरियर मतलब जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होना है, उसके पास आपने गुड्स पहुंचा दी और पर्पस क्या है आपका, उसको बता दिया भैया ये जो है इस बंदे को देके आनी है। तो बायर को पहुंचाने के लिए आपने गुड्स डिलीवर कर दी, पहला। दूसरा मतलब तब ट्रांसफर हो जाएगा, या सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू अ कैरियर विदाउट रिजर्विंग द राइट टू डिस्पोजेबल। अब ये दूसरा राइट टू डिस्पोजेबल जो है वो रिजर्व नहीं करता है, जो सेलर है वो राइट टू डिस्पोजेबल जो है वो रिजर्व नहीं करता, तब ट्रांसफर होगी। मतलब पहली चीज ठीक है, दूसरी वाली अकेली ठीक है क्योंकि लिखा ना इधर ए और बी, या दोनों एक साथ, ठीक है। तो आपको ये बताना है दोनों में से कोई एक हो तो भी चल जाएगा, दोनों ही होनी चाहिए, या इनमें से कोई एक ही होनी चाहिए, दूसरी की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इन दैट केस ए या बी में से किसी एक को टिक कर दोगे आप। तो अब आपको समझना है, जब तक कि राइट क्या है आपका, राइट ऑफ डिस्पोजल अगर सेलर के पास है तब तक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं हो सकती। तो इसलिए यह जरूरी है कि जब वो कैरियर के पास गुड्स दे, कैरियर का तो काम ही है सेलर से ले जाके बायर तक पहुंचाना, लेकिन ये जो ये राइट है
इसको सेलर रिजर्व नहीं करता विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजेबल। अगर ये गुड्स को प्रोवाइड करता है कैरियर को और उसका पर्पस होता है ट्रांसमिशन के लिए कि बायर तक पहुंचा दे वो, इन दोनों ही केसेस, दोनों ही कंडीशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, बोथ ए एंड बी। ऐसा नहीं दोनों में से कोई एक कि ये हो चलेगा, ऐसा नहीं, या पर्टिकुलरली यही हो सकती है, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये हो सकती है इसकी जरूरत नहीं, दोनों जो है दोनों की दोनों जरूरी हैं, बोथ, तब जो है वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगी, वरना ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होगी। Which of the following statement is correct regarding reservation of right of disposable by the seller? Which of the following statement is correct regarding reservation of right of disposable by the seller? ठीक है, अगर सेलर जो है राइट ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ गुड्स रिजर्व कर दे अपने पास, तो इनमें से कौन सा सही है? द ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर टू द बायर until the condition imposed by sellers are fulfilled. सेलर ने कुछ कंडीशंस लगाई थी, बायर जब तक उनको पूरा नहीं करेगा तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होएगी, या ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड टू द बायर इवन इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द गुड्स, पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, कि ओनरशिप जो है तब भी ट्रांसफर नहीं होती जबकि क्या है, गुड्स जो भेज दी हैं उसने, किसके लिए भेज दी हैं? कैरियर के पास भेज दी हैं, क्या करने के लिए? बायर को पहुंचाने के लिए, तब भी क्लियर नहीं हो, तब भी जो है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होगा। तो इन दोनों में से कोई एक पॉइंट ठीक है, दोनों ठीक हैं, है ना, या नन ऑफ दीज इज करेक्ट, दोनों ही गलत हैं। तो ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो आपको समझना है ओनर जैसे ही उसने राइट ऑफ डिस्पोजेबल अपने पास रख लिया, तो जब तक सेलर की बताई हुई कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तब तक चाहे गुड्स उसके पास पहुंच जाएं पर ओनरशिप का राइट ट्रांसफर नहीं होगा। फिर सिमिलरली ये भी ओनरशिप का राइट ट्रांसफर नहीं होगा चाहे कैरियर के पास उसने पहुंचा दी कि भैया बायर तक भेज दो, तब भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, दोनों केसेस में नहीं होगी। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बंदा कह दे कि देखो जी इसने तो भेज दी थी, इसने तो कैरियर को दिया और बोला मेरे तक पहुंचा दो, तो गुड्स तो मेरे होंगे ना, नहीं होंगे। जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं करेगा, चाहे गुड्स कैरियर को भिजवाए हो कि भैया बायर के पास पहुंचा दो, उसके पास पहुंच जाएं, वो रख ले अपने पास, पर जब तक वो कंडीशंस पूरी नहीं करेगा, तो दोनों ही चीज़ें जो हैं ये ट्रू हैं इसके रिगार्डिंग कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, चाहे ये कंडीशन हो जाए चाहे ये कंडीशन हो। तब मतलब ये कंडीशन में जब तक वो सेलर की बताई हुई कंडीशंस पूरी नहीं करेगा तब ट्रांसफर होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। फिर वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, एग्जाम्पल बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसिप्ट, द इफेक्टिव डिलीवरी टेक्स प्लेस ऑन द ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल, थर्ड पर्सन एक्नॉलेजमेंट, कमेंसमेंट ऑफ ट्रांजिट, एंड ऑफ ट्रांजिट। इनमें से कौन सी चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है? वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब ये डॉक्यूमेंट, ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के अंदर एग्जांपल दिया, रेलवे रिसिप्ट है, बिल ऑफ लेडिंग है, ये इनका एग्जांपल है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल बोलते हैं इनको, ठीक। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स से अगर आप गुड बेचो तो इनमें से कौन सी कंडीशन, मतलब जब तक आप वो डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करते बायर को, या कोई थर्ड पर्सन उसको एक्नॉलेज नहीं करता, उसको एक्नॉलेज नहीं करता कि हाँ जी गुड्स पहुंच गए हैं, या जैसे ही ट्रांजिट, जैसे ही आपने भेज दिया ट्रांसपोर्ट के लिए गुड्स को, रेलवे में रख दिया, शिप में रख दिया, टेम्पो में रख दिया, कुछ भी, है ना, तो तब तक कमेंसमेंट ऑफ ट्रांजिट शुरू होगी, ट्रांजिट, तब आपकी इफेक्टिव डिलीवरी हो जाएगी, या एंड होगी ट्रांजिट तब इफेक्टिव डिलीवरी हो जाएगी, मतलब उसके पास पहुंच गई। अब ये तो है ही नहीं कमेंसमेंट ऑफ गुड्स। अब आ जाए थर्ड पर्सन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब दो ऑप्शन बचते हैं कि एंड ऑफ ट्रांजिट, ट्रांजिट खत्म हो गई, गुड्स पहुंच गई, नहीं, गुड्स पहुंच गई, जब तक वो ट्रांसफर नहीं होता, क्या नहीं होता, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर नहीं होता बायर के पास, जब तक उसको वो नहीं मिलता तब तक इफेक्टिव डिलीवरी नहीं मानी जाती है, तब तक माना जाएगा कि गुड्स डिलीवर नहीं हुए हैं। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस अदरवाइज एग्रीड द एक्सपेंस ऑफ रिसीविंग द गुड्स आर बोर्न बाय सेलर, बायर, जॉइंटली बाय बोथ या कैरियर। कहता है अनलेस अंटिल एग्रीड बाय, तो ये गुड्स जो हैं कि अगर पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट ना कर रखा हो रिगार्डिंग एक्सपेंसेस ऑफ रिसीविंग द गुड्स, तो इन दैट केस कौन इसको बियर करेगा, ये मतलब। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस ऑफ रिसीविंग द गुड्स, मतलब गुड्स जो हैं रिसीव करने के खर्चे, यानी कि शोरूम से आपके तक आने के खर्चे, चाहे वो रेलवे से आए, ट्रेन से आए, किसी से भी आए, उसके अलावा कुछ आपने कोई और खर्चा कई बार इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं वो खर्चे, तो रिसीविंग द गुड्स। तो आपको समझना है दो तरह के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ रिसीविंग द गुड्स और एक होते हैं एक्सपेंसेस ऑफ मेकिंग द गुड्स डिलीवरेबल, कि उसको डिलीवरी के स्टेज तक पहुंचाना कि हाँ जी अब हमने रेडी कर दिया, अब आप इसको ले जा सकते हो। तो जब तक कि वो डिलीवरेबल नहीं हुई गुड्स, कौन बियर करेगा, सेलर। लेकिन उसको रिसीव करने के खर्चे किसके होंगे, बायर के। अगर कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, किसी भी इसके रिगार्डिंग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये माना जाएगा। हाँ, वैसे ये हो सकता है कि भैया सेलर को बोल दें कि भैया आप पहुंचाओ, कई बार हम क्या देते हैं, नहीं जी कैरेज और कार्टेज तो आप दो, एसी खरीद लिया, नहीं आप दे दो, तो वो मान जाता है। कई बार नहीं मानता है, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट है, वो अलग बात है। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, तो इन दैट केस जितने भी एक्सपेंस ऑन रिसीविंग द गुड्स हैं, गुड्स आप तक पहुंचने के लिए, बायर तक पहुंचने के लिए जितने भी खर्चे हैं, वो सारे के सारे कौन उठाएगा, बायर उठाएगा। ना तो मिल करके वो उठाएंगे, ना ही कोई कैरियर जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो पर्सन उठाएगा। ठीक है, तो ये था इससे रिलेटेड। आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द फाइंडर ऑफ गुड्स कैन वैलिडली सेल द गुड्स व्हेन द ट्रू ओनर कैन नॉट बी फाउंड विद रीजनेबल डिलीजेंस। ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, मैं ऑप्शंस बोलता हूं फिर आगे डिस्कस करते हैं। वेयर द गुड्स आर इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और लूजिंग ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर वैल्यू, वेयर द लॉफुल चार्जेस ऑफ फाइंडर अमाउंट्स टू 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, both A and B as these have been specifically permitted under law, only A as the option B is not permitted under law। तो इनमें से कौन सा, पहले क्वेश्चन समझना है। फाइंडर, गुड्स गुम गए, किसी को मिल गए, तो वो बंदे ने क्या किया, अब उस बंदे क्या कर सकता है, वो बंदा उन गुड्स को बेच नहीं सकता वैसे तो, क्योंकि गुड्स उसकी नहीं है, उसके पास उसका टाइटल नहीं है ट्रांसफर का, तो बेच नहीं सकता। लेकिन इस पे पूछा है, इसने बोला है कि कब वो वैलिडली, मतलब कब उसको अलाउड है कि वो बेच दे। अच्छा, उसमें दो जरूरी बातें हैं कि उसने ओनर को ढूंढने के लिए, ओनर कैन नॉट बी फाउंड विद रीजनेबल डिलीजेंस, मतलब रीजनेबली जो नॉर्मली हमें करना चाहिए, पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, कोई नंबर मिल गया उस पर कॉल करना चाहिए, ऐसा उसने अगर रीजनेबल डिलीजेंस के साथ अगर उसने ओनर को ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिला, तब वो उसे बेच सकता है। लेकिन तब भी कब, इनमें से कौन सी कंडीशन ये आपको बतानी, दोनों, एक या कैसे। तो वेयर द गुड्स आर इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और लूजिंग ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर वैल्यू, इन दिस केस गुड्स खराब ही हो जाएंगे, तो ना उसके काम के ना हमारे काम के, तो इन दैट केस वो बेच सकता है, फाइंडर जो है वो बेच सकता है। वेयर द लॉफुल चार्जेस ऑफ फाइंडिंग, अब ओनर जो फाइंडर के चार्जेस हैं, गुड्स उसने रखे होंगे, मेंटेन करेगा, ध्यान रखेगा उनका, ओनर को ढूंढेगा, इस सब में खर्चा होगा। अब वो जो खर्चा है वो 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स हो गया, मतलब अगर 9,000 की गुड्स थी तो इसका 2/3 मतलब 6,000 तक उसने खर्चा कर दिया गुड्स की देख रेख में, मेंटेन करने में, स्टोरेज करने में, इसमें से ऐसे किसी भी चीज़ में उसने क्या है खर्चा कर दिया। तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस जो है वो उनको बेच सकता है। तो दोनों में से ये दोनों ही कंडीशंस जो हैं वो लॉ में परमिटेड हैं, चाहे ये वाली कंडीशन चाहे ये वाली कंडीशन, दोनों ही केसेस में ही कैन सेल, अनलेस उसके अलावा ही इज नॉट अलाउड टू सेल, वो वैलिडली नहीं बेच सकता, उसको अलाउड नहीं है इसको बेचना। तो ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। ये दोनों चीजें हैव बीन स्पेसिफिकली परमिटेड अंडर लॉ, ये अलाउड है इन दोनों केसेस में, सर्कमस्टांसेस में वो उनको बेच सकता है। और ओनर आके ये नहीं बोल सकता कि भैया आपने कैसे बेच दी, ये तो मेरी गुड्स थी, मैं केस कर दूंगा, नहीं करेगा, क्योंकि
अगर ये दो कंडीशंस हैं तब, उसके अलावा वो बेच देगा तो देन ओनर कैन गो अगेंस्ट हिम इन पुलिस और कोर्ट। अब रिस्क विद ओनरशिप, risk passes with ownership is an important role in contract of sale, which means that in case of loss or construction of subject matter of contract of sale, the loss falls upon the person having ownership of the goods, physical custody of the good, ये दोनों ही चीजें जरूरी हैं, या कैपेसिटी टू बियर द रिस्क, मतलब कहता है रिस्क ओनरशिप के साथ पास हो जाता है, ये सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच, अब इसका मतलब क्या है, रिस्क पासेस विद ओनरशिप, कहता है कि अब इसका मतलब क्या है कि अगर गुड्स जो है वो लॉस हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, है ना, तो फिर वो जो लॉस है, जो नुकसान है, वो किसका है, किसका रिस्क है, वो जिसकी ओनरशिप है उसका, जिसके पास फिजिकल कस्टडी है उसका, या ये दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, या जो दोनों में से जो भी रिस्क बियर कर सके वो। क्या इंपॉर्टेंट है ये बताना है इसमें, तो आपको समझना है। देखो शुरू में ही मैंने कराया कि रिस्क पासेस विद ओनरशिप, ओनरशिप जो है उसके ऊपर, ओनरशिप के साथ ये डिपेंड करता है कि रिस्क जो बियर कर, मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप वाला पॉइंट तो आएगा ही आएगा इसमें। अब आपको देखना है ये वाला पॉइंट ज़रूरी है, ये तो जो है इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब ऐसे तो ये थोड़ा ना कैपेसिटी की भैया नुकसान हो गया तो वो बोलेगा भैया अब मैं तो कर नहीं सकता बियर, आप बियर कर लो, चाहे बायर सेलर को बोले कि मेरे तो बस में नहीं है जी, आप कर लो, आप कर लो, ऐसा नहीं, या जो बेचारा ले जा रहा है उसी को बोल दिया कि भैया तू कर ले, नहीं। तो कैपेसिटी ऑफ टू बियर द रिस्क तो है ही नहीं इसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है। हाँ, ओनरशिप ऑफ गुड्स तो होना ही चाहिए, फिजिकल कस्टडी इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, चाहे फिजिकली गुड्स बंदे के पास हो ना हो, जो ओनर है उसका रिस्क। शोरूम से गुड्स रेडी पे चल पड़ी ना, तो रेडी वाले का, जैसे रेडी वाला या कैरेज टेम्पू, उनका भी कोई रिस्क नहीं होता है, बट उसका पूरा नुकसान, मतलब उसके भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये समझना जब ओनरशिप आपकी है तो गुड्स का नुकसान आपका होगा, ठीक है। हाँ, अगर ट्रांसपोर्ट वाले की गलती है कोई तब अलग बात है, बट उसकी फॉल्ट नहीं है, वैसे डिस्ट्रॉय होगी किसी रीजन से, नॉर्मल। इन दैट केस जिसका जो ओनर है गुड्स का, हमेशा सेलर और बायर की बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, तो सेलर और बायर में से जिसकी ओनरशिप होगी वो ही रिस्क बियर करेगा, दूसरा जो है वो रिस्क बियर नहीं करेगा। तो आपका ऑप्शन जो हो गया इस क्वेश्चन में वो बना ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, in a contract through sea route where the seller has to deliver goods to the buyer at the port of destination, the contract is known as FOB contract, CIF contract, ex shipment contract, destination contract। तो अब आपको ये समझना है कि अगर आप शिप के थ्रू, सी रूट मीन शिप के थ्रू भेज रहे हैं, तो इन दैट केस द सेलर हैज टू डिलीवर द गुड्स, एक कॉन्ट्रैक्ट, इन तीनों में से कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेलर को गुड्स जो हैं वो डिलीवर करने हैं बायर को, जिस पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, जहां पे वो बोलेगा, जिस पोर्ट पे बोलेगा उस पोर्ट पे, इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इस चीज को बोलता है। तो FOB का फुल फॉर्म मालूम है आपको, या CIF का फुल फॉर्म मालूम है, बताओ मालूम है तो। देखो CIF क्या होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ फुल फॉर्म बता रहा हूं। FOB मतलब फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब एक्स शिपमेंट या एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट बोलता है यही जो इसमें लिखा हुआ है कि जिस जगह पे बायर ने बोला उस पोर्ट पे गुड्स पहुंचानी होती है, तो वो होता है एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट। डेस्टिनेशन कॉन्ट्रैक्ट से कंफ्यूज नहीं होना आपने कि डेस्टिनेशन कॉन्ट्रैक्ट लिखा है तो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन बोला तो डेस्टिनेशन कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं, एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट। ये तीन ही मेन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, और तीनों में से जो यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया गया है वो एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इन केस ऑफ एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट, वही जो अभी हमने किया, द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर व्हेन, अब ये आपको आना चाहिए, गुड्स आर लोडेड ऑन बोर्ड द शिप, goods are actually delivered at the port of destination, shipping documents are delivered to the buyer, shipping documents are handed over to the captain of the ship. ठीक है, जब क्या होगा देखो समझो, गुड्स हमने भेजने हैं बायर को, ये तो हमें पता लग गया कि पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पे पहुंचाने होते हैं, लेकिन अब वो पूछ रहा है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगा, जब गुड्स जो है शिप में रख दिए तब, फिर कहता शिप में रख दिए, जो कैप्टन होता है उसको हम कागज देते हैं कि भाई ये कागज हैं, ये जो उससे रिलेटेड सामान से रिलेटेड वो कागज देते हैं, तो वो कैप्टन को हमने दे दिए, तब ट्रांसफर होगी ओनरशिप। या ये जो गुड्स हैं, जो शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमने जो कैप्टन को दिए थे, वो कैप्टन ने आगे दे दिए और अथॉरिटीज़ ने किसको भेज दिए, बायर तक पहुंचा दिए, तब। या जब गुड्स आर एक्चुअली डिलीवर्ड एट पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, इनमें से कौन सी चीज़ ज़रूरी है, तो आपको समझना है इनमें से यही चीज़ ज़रूरी है, बी, बाकी नहीं है कोई भी। हमने जैसे ही पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पे वो डिलीवर करवा दी गुड्स, तो तभी के तभी जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, ना तो इस केस में, ना तो इस केस में, ना ही शिपमेंट के डॉक्यूमेंट्स बायर तक पहुंचने का केस, सिर्फ जब एक्चुअली हम डिलीवर कर देंगे गुड्स जो है पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पे, तभी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा गुड्स का बायर की तरफ। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द बायर मस्ट मेक अ डिमांड फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। सेकेंड, ही हैज़ नो कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट सेलर इफ ही डज नॉट मेक डिमांड फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, शुड मेक अ डिमांड इवन इफ द गुड्स सोल्ड आर टू बी सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड बाय द सेलर। ऑल ऑफ दीज, सारी की सारी इंपॉर्टेंट। मस्ट मेक डिमांड फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए बायर को डिमांड करनी पड़ेगी। गुड्स बन गई, बन के रख दी, बना के रख दी होंगी उसने, तो इसमें ये कह रहा है कि जब तक वो डिमांड नहीं करेगा, ही हैज़ टू मेक द डिमांड ऑफ गुड्स। सेकेंड, नो कॉज ऑफ एक्शन, अगर उसने डिमांड नहीं किया गुड्स का, तो वो सेलर के अगेंस्ट कोई भी किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले सकता अगर उसने गुड्स खुद डिमांड नहीं की थी। दूसरी बात। तीसरी, शुड मेक डिमांड इवन इफ गुड्स आर सोल्ड एट आर टू बी सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड बाय सेलर। अभी गुड्स आपके पास आ रही हैं ए के पास, ठीक है, बी ने ए को बेची थी, आ रही है, बाद में फिर बी ही इन गुड्स को ले लेगा, इस केस में भी ए की डिमांड करना जरूरी है। ये तीन बातें इसमें बोली गई हैं और एक ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सी चीज़ ज़रूरी है, तो आपको समझना है डिमांड करना तो बहुत ज़रूरी है ही है, पहला पॉइंट सही। डिमांड नहीं करेगा तो फिर ना कुछ नहीं क्लेम कर सकता वो, सेकंड पॉइंट भी सही। अगर उसने डिलीवरी की डिमांड ही नहीं की तो वो ये नहीं कह सकता सेलर को, सेलर से कोई क्लेम नहीं ले सकता, कोई एक्शन नहीं कर सकता, उसको डिमांड करनी पड़ेगी उससे डिलीवरी की, भैया गुड्स भिजवा दो, डिलीवर कर दो। और अगर गुड्स, ये जो केस हमने किया, इस केस में भी चाहे वापस गुड्स किसके पास आने हैं, बी के पास ही आने हैं सब्सिक्वेंटली, बाद में, पहले ए के पास फिर ए से वापस बी के पास चले जाएंगे, लेकिन उस केस में भी उसको डिमांड करनी पड़ेगी, तभी जो है वो आगे प्रोसेस चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो यानी कि ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो बायर को ये डिमांड करनी पड़ेगी, इन तीनों ही, ये तीनों ही बातें सही हैं। अगर वो डिमांड नहीं करेगा तो वो सेलर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता, चाहे गुड्स वापिस सेलर ने ही ले लेनी हो बाद में, तो भी नहीं। तो इन केस वेयर नो प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, the goods sold are to be delivered at the place of buyer's choice at which they are at the time of sale, of seller's choice और of local authority। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल का, उसमें डिलीवरी से रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं है कि डिलीवरी कहाँ होगी, कोई चीज़ नहीं बताई।
तो इन दैट केस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी कहाँ होनी चाहिए, गुड्स कहाँ पे डिलीवर होनी चाहिए, जहाँ बायर बोल देगा उसकी मर्जी, जहाँ सेलर बोल देगा उसकी मर्जी, जहाँ लोकल अथॉरिटीज बोल देंगे उसकी मर्जी, या जहाँ पे गुड्स सेल के टाइम पे होंगे वहीं पे डिलीवर होंगे। ये 4 पॉइंट्स का मतलब है। तो आपको समझना है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के केस में तो कुछ भी हो जाता है कि बायर ने बोला चलो जी आप यहाँ कर दो, उसने बोला नहीं जी आप यहाँ से ले लो, वो हो जाएगा। बट ये कब की बात हो रही है, लॉ कब आता है, जब डिस्प्यूट हो जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो, वो बोले डिलीवरी की तो जो आपने बताई नहीं थी वो अड़ जाए कि भाई बायर बोले यहाँ पे करो, सेलर बोले यहाँ पे करो, तो फिर कहाँ करें, इन दैट केस लॉ काम आता है। तो पुलिस बोल दे जी यहाँ पे करो, लोकल अथॉरिटी कोई बोल दे नहीं जी यहाँ पे करो, नहीं, क्या होगा, एट द टाइम ऑफ सेल जहाँ पे गुड्स होंगी वहीं पे डिलीवरी जो है वो दी जाएगी, किसी की भी चॉइस नहीं मानी जाएगी, ठीक है। कोई भी बोले प्लेस ऑफ लोकल अथॉरिटी नहीं, बायर की चॉइस नहीं, सेलर की चॉइस नहीं, किसकी चॉइस, किसी की भी चॉइस नहीं, जहां पे सेल के टाइम पे गुड्स होंगी वहीं पे डिलीवर की जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है एमसीक्यूज थे सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड। आगे फिर हम कुछ ना कुछ एमसीक्यूज करते रहेंगे। लॉ जो है बीच में हमने कॉस्ट स्टार्ट कर ली थी, लॉ को थोड़ा सा हमने ब्रेक दे दिया था, अब दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। बीच बीच में कुछ टॉपिक्स मैं लाता रहूँगा लॉ के, कॉस्ट के, जैसे जैसे, ताकि आपका ब्रशअप होता रहे। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं, कल मीन्स नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो करते रहिए।